लॉक ने, चूँकि लॉक को ये काम दिया था उन्होंने, शेफ्ट्सबरी ने, कि आप हमारी राजनीतिक नीति भी, पॉलिटिकल पॉलिसी भी आप बनाओ। तो लॉक ने जो पॉलिटिकल पॉलिसी बना के दी, उसको कहा कि इसको लागू करने का एक ही तरीका है, आप कानून द्वारा इसको लागू नहीं कर सकते। कानून में तो आदमी बचाने के बहुत सारे रास्ता निकाल लेता है, डंडे से भी किसी को मॉरल नहीं बना सकते आप। तो बेस्ट तरीका है एजुकेशन। सबसे बड़ी बात यह है कि आप कैसा देश बनाना चाहते हो, कैसा राष्ट्र बनाना चाहते हो, उसके मुताबिक अगर आप वैसे आदमी सिटीजन ही नहीं पैदा कर रहे तो कहाँ से वो थ्योरी में आसमान में रह जाएगा वो तो इसलिए लॉक ने फिर एक एजुकेशन का थॉट ऑन एजुकेशन उन्होंने लिखा कि एजुकेशन कैसी हो जो अच्छे, हमारा राज अच्छा हो सके, बढ़िया बन सके, गवर्नेंस जो है बहुत बढ़िया हो, उसके लिए एजुकेशन सारी चाहिए। तो एजुकेशन के लिए इन्होंने थॉट ऑन एजुकेशन दिए। लेकिन उससे पहले इन्होंने शुरू किया फिजिकल का काम। इनकी जो किताब शुरू होती है थॉट ऑन एजुकेशन, वो शुरू इस तरह होती है, हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी। अगर आपका शरीर ही दुर्बल है या बीमार है, बेकार है, तो आप चिड़चिड़े हो जाओगे, वैसे ही चिड़चिड़ापन आ जाएगा, हेल्दी माइंड नहीं हो सकता। उसमें आप अच्छे विचार लाना चाहो तो इसलिए उन्होंने कहा कि पहले हेल्थ का ध्यान रखा जाए। अब चूँकि इन्होंने मेडिसिन भी पढ़ी थी, ये खुद बीमार से रहते थे, इसलिए तो इन्होंने अब किताब में एक पूरा चैप्टर तो इसी बात पर लिखा है कि कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, डाइटरी सारा सिस्टम दिया है, और कैसे कैसे हमें फिजिकल एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए तो शरीर को कैसे, ये शरीर का काम हो गया। लेकिन एजुकेशन पर आए तो उन्होंने कहा कि एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए। हमें इनकी मेडिकल साइंस से कोई मतलब नहीं है, ना हमने इनकी पॉलिटिकल थ्योरी से, क्योंकि वो अलग बिल्कुल पॉलिटिक्स में चली जाती है। हमें तो एजुकेशन से काम है। तो एजुकेशन में इन्होंने कहा, सबसे पहले शुरू किया जहाँ से एम ऑफ एजुकेशन क्या है। तो इन्होंने कहा एजुकेशन का काम नोबल लोग, नोबिलिटी, कुलीन आदमी ऐसे पैदा करना जो नोबल हों। अब बहुत सारे आदमियों ने तो इन पर आरोप लगाया, इनके साथ लोग हैं, कि ये जो उच्च कुल के आदमी हैं, ऊंचे आदमी हैं, एरिस्टोक्रेटी वगैरह, ये उन्हीं को एजुकेशन के योग समझता है। जो नोबिलिटी है वही गवर्नमेंट को अच्छे रास्ते पे चला सकती है, जो नोबिलिटी नहीं है वो तो सारा काम गड़बड़ करेगी। तो इन्होंने एजुकेशन के सामने एक बहुत बड़ा एम रख दिया। ये एजुकेशन जो है नोबिलिटी पैदा करने वाली, इसमें दो काम होंगे। एक तो ये काम होगा कि उन्हें वैल्यू का बोध कराया जाएगा, जीवन की वैल्यू क्या है इनकॉर्पोरेट कराई जाएंगी बच्चे के अंदर। क्योंकि बच्चा, लोग का कहना है कि जन्म से कुछ भी सीख, मोरलिटी जन्म से सीख के नहीं आता। एक चीज़ ज़रूर जन्म से सीख के आता है, वो भी जन्म से नहीं, यहीं पैदा होने के बाद ही सीखता है, कि हमारी लाइफ का जो एम है, साइकोलॉजिकल एम, वो है सुख की प्राप्ति। और सुख की प्राप्ति में भी हमने देखा था कि लोग कैसे सुख की प्राप्ति चाहते हैं। इनके एथिक्स में जो देखा था कि ऐसा सुख जो मेरा सुख है, ऐसा ही पड़ोसी का सुख होना चाहिए। तो इनका सुख जो है तो सुख, कामना तो सुख की करता है आदमी, हर आदमी सुख की कामना करता है कि मुझे सुख मिले। बच्चे का भी इन्होंने उदाहरण दिया ही था कि बच्चा भी जब पैदा होता है तो जब पंगूड़े के अंदर पैर मारता है, तो अगर उसका पैर किसी चीज़ से रुक जाए तो बच्चा जो है रोना लगता है और उससे बचने की कोशिश करता है। तो प्लेजर जो है इनका हिडोनिज्म नहीं है, स्वार्थी प्लेजर नहीं है,
बल्कि प्लेजर हो जो प्लेजर सबके साथ बांटा जा सके। तो सोसाइटी को प्लेजर देना एक सबसे बड़ा काम है तो ज़रूर, यानी प्लेजर जो सबसे बड़ी वैल्यू है, मॉरलिटी सबसे बड़ी है। खुद भी प्लेजर एक्वायर करो और पेन से बचो, जितना ज़्यादा पेन से हटा जा सके उतना हटो। लेकिन इस प्लेजर के साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि जो प्लेजर मुझे प्लेजर मिल रहा है वही मेरे पड़ोसी को मिलना चाहिए। तो इन्होंने प्लेजर को सोशलाइज कर दिया, बजाय इसके कि हिडोनिस्ट बनाए। हिडोनिस्ट के बजाय यूटिलिटेरियन का बीज डाल दिया इन्होंने। यूटिलिटेरियन वो ये कहता है मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर। अपनी हैप्पीनेस मत देखो, कितने लोगों को हम हैप्पी बना सकते हैं मैक्सिमम। अब सरकार का काम ये है कि मोर देन 50% आदमी जिस चीज़ से प्लेजर हो और लेस देन, उसके हिसाब से हम सरकार को जज करेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो अच्छी है या नहीं अच्छी है। अब 50% से ज़्यादा आदमी को करो तो और भी अच्छी सरकार होगी। 80% लोगों को करो, लेकिन वो सारे लोगों को आप प्लेजर नहीं दे सकते। कुछ ना कुछ लोगों के प्लेजर कर्टेल करके सब आदमियों को करे दें। जैसे चोरों को आप प्लेजर नहीं दे सकते, उनका प्लेजर कर्टेल करना पड़ेगा, या और लोगों का भी। लेकिन मैक्सिमम प्लेजर जो है, मैक्सिमम लोगों को प्लेजर मिल जाए, ये यूटिलिटेरियन ने जाके जो बात कही थी उसका बीज यहाँ से इन्होंने डाल दिया। हालांकि वो शब्द ये प्रयोग नहीं कर सके, लेकिन इन्होंने कहा कि जो अपना पड़ोसी है, उसका जो पड़ोसी है, उसका जो पड़ोसी है, उनमें भी वही हैप्पीनेस जिससे मुझे प्लेजर मिलता है उससे उनको प्लेजर मिलता होगा। इसलिए उनको भी वो चीज़ जिससे मुझे पेन मिलता है उनको भी पेन मिलता होगा। इसलिए अब एजुकेशन के जो नोबल बनाने की चीज़ें हैं उसके लिए 4 चीज़ इन्होंने रखी हैं कि आदमी को, जब बच्चे को हम नोबल बनाना चाहते हैं तो 4 चीज़ें हमें रखनी पड़ेंगी। पहली चीज़ होगी वर्चू, सद्गुणों का बच्चे को बोध कराओ। सद्गुण क्या हैं? अब हमारे पास 2 आदमी हैं जिन्होंने प्राचीन भारत में, प्राचीन ग्रीस में, प्राचीन यूरोप में वर्चूज़ का हमें बोध कराया। प्लेटो ने 4 वर्चू बताई थी कि ये वर्चू है, करेज है, जस्टिस है, टेम्परेंस है, विजडम है। ये 4 वर्चू प्लेटो ने रखी थी। ये वहाँ से जब लेकर के आए तो इन्होंने कहा कि इन वर्चुओं को हमारे एरिस्टोटल ने जो प्लेटो की हायर वर्चू थी उसके साथ जोड़ दिया, वो थी जस्टिस। तो इन्होंने कहा कि सबसे बड़ी वर्चू जो है वो है जस्टिस। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और दोनों चीज़ें जो हैं इन्होंने मानी हैं एरिस्टोटल की। ये हम पहले भी कह रहे थे कि तीसरी चीज़ तो अब आई है 20वीं सदी में। ये 2 ही जस्टिस के 2 ही रूप शुरू से चल रहे हैं, लॉक ने भी वही माने हैं। एक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, एक रेट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है कि जो नेशन की वेल्थ है वो उसका बंटवारा इस तरह से हो कि किसी आदमी को ये शिकायत ना हो कि ये लोग अमीर अमीर होते चले जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, बल्कि ये हो कि उनका संतुलन किसी तरह से बने कि उनके अंदर कम से कम डिफरेंस हो, मिनिमम। और उसका कारण तो वही बदल नहीं सके, वो एरिस्टोटल वाला रखा कि एबिलिटी के हिसाब से आदमी को नेशनल वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन मिलना चाहिए। तो कुछ आदमी में कम एबिलिटी होती है तो डिफरेंस तो रह गई, और कुछ आदमी में ज़्यादा एबिलिटी, उन्हें ज़्यादा मिलेगा तो रह गई। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस तो रह गए, लेकिन ये डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए जिस डिफरेंस के कारण से ये लगे कि अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को बैलेंसिंग करना बड़ा मुश्किल है। मार्क्स ने और तरीका दिया, अमेरिका ने और तरीका दिया। ये समस्या आज तक भी चल रही है। कोई सरकार इस बात के लिए नहीं कि दावा कर सकती कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस सिस्टम जो है वो सबके लिए जस्टिस दे रहा है। कोई ना कोई लोग तो दिखाई देते हैं, लेकिन जस्टिस का कंसेप्ट यही है कि हर आदमी को नेशनल वेल्थ जो है उसमें से समान रूप से मिलना चाहिए। एब्सोल्यूट समानता तो हो नहीं सकती, इक्वलिटी। समानता का मतलब है जैसी जिसकी एबिलिटी हो उसके मुताबिक उसको मिलना चाहिए।
बड़ा मुश्किल है एबिलिटी को भी जज करना आदमी की। तो खैर वही कहते हैं कि शिक्षा का काम यही है कि इस डिस्पैरिटी को किसी तरह कम करे और बच्चे के अंदर वर्चू का एक जस्टिस जो सबसे बड़ी वर्चू है। इसी तरह रेट्रीब्यूशन सरकार का काम है, लेकिन लॉ बनाने वाले जो लोग हैं वो एजुकेशन से निकल के जाएंगे। तो बच्चे को अगर शुरू से ही सिखाया जाएगा कि लॉ जो है वो हर एक के लिए समान होता है, मैन इज़ नॉट अबव लॉ। जैसे मैकियावेली वगैरह तो कहते थे कि किंग कैन डू नो रॉन्ग, इसलिए किंग के ऊपर कोई लॉ लागू नहीं होता। लेकिन ये लोग मानते हैं कि नहीं, सबके लिए, अगर एक राजा ने कत्ल किया तो उसको भी वही सज़ा मिलनी चाहिए और एक स्वीपर ने कत्ल किया तब भी मिलनी चाहिए। तो खैर इसमें भी ये तो एक आदर्श है बनाया हुआ, लेकिन इसमें भी बड़ा भेदभाव होता है। जो आदमी पैसे वाला है वो अच्छे वकील करके बच के निकल जाता है, जो बेचारा गरीब है उसके पास पैसे नहीं होते तो हल्का वकील मत। तो लेकिन आदर्श यही है, इन्होंने आदर्श यही रखा कि रेट्रीब्यूशन का सेंस हर एक आदमी होना चाहिए। सब आदमी समान हैं, लॉ के बिफोर लॉ एवरीबडी इज इक्वल। तो ये नोबिलिटी का पहला लक्षण तो ये है, कुलीनता का। ऊंचा सोफिस्ट आदमी जो है, जिनको हम कहेंगे ये नोबल लोग हैं समाज के, तो उनके अंदर ये भाव होना चाहिए कि रेट्रीब्यूशन भी सबके साथ एक समान हो और डिस्ट्रीब्यूशन भी एक समान हो। ये रेट्रीब्यूशन होता है सिखाने से, शिक्षा सिखाएगी। दूसरी चीज़ जो है शिक्षा के अंदर, 4 चीज़ें इन्होंने जो रखी हैं, वो पहली चीज़ तो रखी है यही कि आदमी जो है इसको वर्चू को पालन कर अपने जीवन में, वर्चू का बोध करा दो उसको कि सबसे बड़ी वर्चू जस्टिस है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस चाहे रेट्रीब्यूटिव। लेकिन अन्याय दिखाई ना दे कहीं भी, ये बच्चे को आप शुरू से ही सिखाएंगे तब तो बच्चा सीखेगा, और नहीं तो बड़ा होकर के अपने स्वार्थ के लिए किसी का शोषण भी करे, कुछ भी करे। और दूसरी चीज़ जो एजुकेशन सिखाएगी बच्चे को वो है विजडम। विजडम का मतलब हमने देखा ही था पहले, विजडम का मतलब होता है पावर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन गुड एंड ईविल, यानी विवेक। विजडम का मतलब विवेक है। विजडम का मतलब ज्ञान प्राप्त कर लिया, ये नहीं है कि हमने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया लेकिन उस ज्ञान को कहाँ लागू करना है और कैसे लागू करना है, ये विजडम सिखाएगी। विजडम में और नॉलेज में यही अंतर है। मैंने बंदूक चलानी ऐसी सीख ली कि मेरा निशाना बिल्कुल खाली नहीं जाएगा, लेकिन बंदूक कहाँ चलानी है और किस पर चलानी है ये विवेक बताएगा। कि जी मैंने बंदूक सीख ली, अपने भाई को ही गोली से उड़ा दिया, निशाना लगा दिया उसको, और दुश्मन सामने खड़ा है, वहाँ बंदूक नीचे रखे, तो ये पता ही नहीं मुझे कि बंदूक कहाँ चलानी चाहिए, कहाँ नहीं चलानी चाहिए। और अगर विजडम होगी, विवेक होगा, तो हमें पता लगेगा कि नॉलेज का कहाँ यूज़ करना है अपने और कहाँ यूज़ नहीं करना, और कैसी नॉलेज हमने कहाँ प्रयोग करनी है, कैसी को त्यागना। तो दूसरी जो है एजुकेशन का काम होगा बच्चों के अंदर विजडम का सेंस शुरू से ही पैदा करना। ये जो सेंस है शुरू से ही बच्चे के अंदर आप पैदा करेंगे कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, ये चीज़ नित्य है, ये चीज़ अनित्य है। हमारे यहाँ भी यही कहा गया है, पैसा जो है वो अनित्य है, चला जाएगा, और रेपुटेशन आदमी की सोशल जो है वो हमेशा बनी रहेगी। इसलिए पैसे को त्याग करके रेपुटेशन का ध्यान रखो। रेपुटेशन को त्याग करके पैसा कमाना ये विजडम नहीं है। तो विजडम का काम हो गया, ये बच्चे को हम विजडम शुरू से सिखाएंगे एजुकेशन में। अब ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एजुकेशन की कि सब बच्चे जो हैं वो ऐसे बने कि जिनके अंदर सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हो। अगर हमारे बच्चे ऐसे नहीं बने तो फिर एजुकेट क्या किया हमने। तो एजुकेशन का दूसरा काम ये हो गया। तीसरा काम है ब्रीडिंग। तो ये ब्रीडिंग का शब्द बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि आदमी अगर कोई ऐसा आचरण करेगा जिससे वो अपने आप को मीन, कमीना जैसा लगे, तो उस आचरण को अवॉइड करना चाहिए। मीननेस जो है वो आदमी के अंदर अगर आ गई तो आदमी दुनिया का सबसे नीचा आदमी अपनी नज़रों में खुद गिर जाएगा। तो अपने अंदर भी जो शुरू में इन्होंने रेपुटेशनल एथिक्स रखी थी, एक एथिक्स में जब हम देख रहे थे कि एक एथिक्स है रेपुटेशनल एथिक्स, समाज में मेरी रेपुटेशन कैसी है
उस रेपुटेशन में अगर कोई धब्बा लग रहा है रेपुटेशन पर, तो मैं मैन ऑफ गुड ब्रीड नहीं माना जाऊँगा, अच्छी जाति का आदमी नहीं है। ये कैरेक्टर बिल्डिंग ये नहीं है कि हमने बच्चे को कह दिया कि ब्रह्मचारी बन जाओ, नहीं। यहाँ कैरेक्टर बिल्डिंग में है कि आपकी सोशल रिपुटेशन में आप मीन अपने आप को सिद्ध ना करें कि मैं बड़ा कमीना हूँ। वर्ड्स का भी यूज़, लैंग्वेज का यूज़ बड़ा, क्योंकि लोग जो थे वो अमीरों के साथ रहे, ऊंचे लोगों के साथ, और ऊंचे समाज में भाषा, घटिया भाषा नहीं बोली जाती, तो शब्दों का प्रयोग पर भी इन्होंने बड़ा जोर दिया कि हम जो सिखाएं। और लोग ये कहते हैं कि अगर हमें वैसे तो अपनी भाषा में, अंग्रेज़ी भाषा में ही शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन हमें अच्छे शब्द अगर बाहर से मिल जाएँ, लैटिन ख़ास तौर से, उन्होंने कहा लैटिन में बहुत ही अच्छे ऐसे शब्द हैं जो बड़ी नोबिलिटी, आप एक मीठा ऐसा शब्द बोल रहे हैं जिससे पता लगे बड़ा ऊंचा है, और आप कोई ऐसा शब्द बोल रहे हैं जिससे पता लगा गाली गलौज कर रहा है। तो लैटिन भाषा में बड़े अच्छे अच्छे सुंदर शब्द हैं। तो लैटिन भाषा भी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए, बचपन से लैटिन भाषा को इसलिए पढ़ाई जानी चाहिए, वैसे तो फॉरेन लैंग्वेज है, लेकिन इसलिए पढ़ाई जानी चाहिए कि उसमें से हमें कुछ अच्छा मिल जाएगा। मीडियम नहीं होना चाहिए, मीडियम तो अपना इंग्लैंड की भाषा ही हो, तो हम बाहर की भाषा में से अच्छे शब्द ले सकते हैं। तो मीननेस अपने अंदर भी नहीं आनी चाहिए। मैं किसी तरह से भी अपने आप को ये शो नहीं होने दूंगा कि ये बड़ा घटिया आदमी है। अपनी भाषा से भी, भाषा भी वो बोलूँगा जो घटियापन ना हो, और आचरण से भी। और दूसरे आदमी को भी मैं कमीना नहीं समझूंगा, नीच नहीं कहूँगा उसको। उसके साथ भी जो शब्द बोलूँगा, व्यवहार करूँगा, तो उससे व्यवहार करूँगा कि मैं तुम्हें भी अपनी तरह से इंसान समझता हूँ। तो ये भी बच्चे को शुरू से सिखाना पड़ेगा, एजुकेशन का काम है ये। बहुत ज़बरदस्त एजुकेशन पर इन्होंने जिम्मेदारी डाल दी कि आपने नोबल नागरिक बनाने, ऐसे नागरिक जो सारी दुनिया में आपका नाम पैदा कर सकें। तो अच्छे नागरिक बनाने के लिए एक जिम्मेदारी डाल दी ब्रीडिंग की। और चौथे नंबर पर आती है ये, जिसको हम आजकल एजुकेशन कहते हैं, इसका नाम रखा उन्होंने लर्निंग। लर्निंग में साइंस आ जाती है, आर्ट्स आ जाते हैं, लैंग्वेज आ जाती है, बहुत सारी। तो ये लर्निंग कैसी होनी चाहिए, इन्होंने इस लर्निंग के लिए कहा कि लर्निंग में बात ये है, टीचर ये रखे ध्यान कि लड़के की साइकोलॉजिकल कैपेसिटी पढ़ने की कितनी है। अब जो बात लॉक ने उस ज़माने में कही थी, आज वो व्हाइट हेड ने दूसरे शब्दों में कहा है। व्हाइट हेड ने कहा है दी पुअरेस्ट टीचर इज़ दैट, घटिया से घटिया टीचर कौन सा है, जिसके बच्चे बाहर आकर के शिकायत करें कि वी कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट अवर टीचर वांटेड अस टू अंडरस्टैंड। हमारे गुरु जो चीज़ हमें समझाना चाहते थे, वो चीज़ हमारी बिल्कुल समझ में नहीं आई। अगर कोई ये आदमी शिकायत करता है तो वो टीचर अनफिट है टीचिंग के लिए। तो लर्निंग में इस बात का ध्यान रखना है कि लर्निंग तो आप करा देंगे, किताब उठाइए आपने पढ़ा दिया, लेकिन लर्निंग में इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे की कैपेसिटी के मुताबिक उसको पढ़ाना है, ताकि उसकी रिटेंशन पावर थ्रू आउट, अगर आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया तो 80% भूल जाएगा, वो फ़ायदा क्या हुआ, आपने कहा मैं तो पढ़ा दिया ठीक है, लेकिन आपने अब इसके लिए आपको बार बार टेस्ट करना पड़ेगा कि जो मैंने इसको पढ़ाया था बच्चे ने अंडरस्टैंड कर लिया नहीं करी, तो उसको टेस्टिंग करेंगे आप। अगर टेस्टिंग नहीं हो गया तो ये टीचर की ड्यूटी है कि उसको दोबारा रिपीट करें कि इस बच्चों को मैंने जो पढ़ाया था ये बच्चे समझ नहीं पाए, मैं इसको रिपीट करूं। तो हमारी लर्निंग भी परमानेंट लर्निंग होनी चाहिए और चाइल्ड ओरिएंटेड, बच्चों के ओरिएंटेड होने चाहिए कि बच्चे की कैपेसिटी कितनी है। अब इसके लिए बच्चे की कैपेसिटी के लिए टीचर ध्यान नहीं करते, इसको उसने कहा पेडांट्री। अपना ज्ञान बच्चों के ऊपर थोपते हैं। मैं एमएससी हूँ तो बच्चों को ऐसे ऐसे शब्द बोलूँ या ऐसी ऐसी बातें कहूँ कि बच्चे की समझ में ना आया क्या बोल गए टीचर हमारे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि चौथी क्लास में अगर हिस्ट्री पढ़ानी है तो मैं औरंगज़ेब की हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ या शिवाजी की पढ़ा रहा हूँ, तो इस आसानी से पढ़ाऊँ कि बच्चे उसको शिवाजी औरंगज़ेब की अच्छी तरह। जब वही शिवाजी औरंगज़ेब मैं एमए में पढ़ाने लगूँ तो मैं बड़ा क्रिटिकल सारा और उनका डिटेल हो जाएगा। तो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लर्निंग होनी चाहिए। जैसी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जैसी अंडरस्टैंडिंग की लेवल है उसी तरह से लर्निंग होगी, तो वो लर्निंग इफ़ेक्टिव होगी, वो लर्निंग बच्चे के सारी ज़िंदगी काम आएगी।
और जो लर्निंग ऐसी होगी कि हमने पढ़ा दिया बस समझ आया, बच्चा नहीं समझे। तो चारों चीज़ें उन्होंने एजुकेशन के ऊपर एक जिम्मेदारी रख दी है, ये 4 चीज़ों की। अब इन 4 चीज़ों में देख लो कौन कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो ऊंचे आदर्श बना दिए, क्योंकि इसका क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ है लॉक की थ्योरी का। तो इसलिए हमें खुद भी देखना पड़ेगा। वो एजुकेशन वाले चाहे करते रहें क्रिटिसाइज, लेकिन हमें फिलॉसफी की दृष्टि से देखना पड़ेगा कि जो चीज़ हम समझते हैं कि प्रैक्टिकल नहीं लग रही, उसको हम आइडिया समझ के ऊंचे आइडिया बना दें, उसको त्याग दें, और जो चीज़ अच्छी लग रही है उसको एजुकेशन में ले लें। लेकिन एम एजुकेशन का यही होना चाहिए कि जो आदमी हमारे यहाँ से एजुकेशन निकले वो नोबल, वो एक शरीफ आदमी बन करके निकले। तो एम ऑफ एजुकेशन ये रखें। मेथड चाहे ये जो 4 मेथड दिए हैं और ये जो सेहत बनाने का दिया है कि हेल्दी माइंड के बच्चे को प्ले ग्राउंड में उसके सिलेबस में होना चाहिए कि एक पीरियड ये प्ले ग्राउंड में ही लगाएगा, ये शरीर की स्वास्थ्य को बनाए रखेगा। चाहे आजकल के ज़माने की तरह आसन करा दो, चाहे उस ज़माने की तरह खेल करा दो, जो भी हो। तो इस तरह लॉक की एजुकेशन बड़ी कंप्रिहेंसिव एजुकेशन है। इसमें बहुत सारे जो चीज़ निकाली हैं लोगों ने, वो निकाला ज़रा इम्प्रैक्टिकल सी निकाल दी हैं लोगों ने कि हैं, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे ऑन दी होल कि एजुकेशन आदमी की जो है ये अच्छे नागरिक, और जब अच्छे नागरिक पैदा होंगे, नोबल नागरिक पैदा होंगे, तभी गवर्नेंस अच्छी होगी। तो इसकी जो पॉलिटिकल थ्योरी है, जिसको हमने पॉलिटिक्स वालों ने छोड़ दिया, वो पॉलिटिकल थ्योरी में गवर्नमेंट जो 4 चीज़ें गवर्नमेंट की हमने बताई थी कि रिलीजियस टॉलरेंस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वगैरह जो बताई थी, वो जब ही हो सकेंगी जब आदमी नोबल हों उसको लागू करने वाले। तो लॉक की थ्योरी आदमी को नोबल बनाना चाहती है, जो उसकी एजुकेशन की थ्योरी है। तो चलिए हम कहते हैं लॉक जी आपने बहुत अच्छा किया, हमें नोबल बना दिया आपने, और हमें चारों चीज़ें बहुत अच्छी बता दी। चलिए हम अपने आप को कभी भी अपनी भाषा से भी, अपने एक्शन से भी, ना तो हम अपने आप को ही सिद्ध करेंगे कि मैं बहुत घटिया आदमी हूँ, ना दूसरों को घटिया समझेंगे। तो चलिए नमस्कार आपको। अब आप बर्कले आ रहे हैं, लेकिन वो आज हमारा समय ज़्यादा हो गया है।